Good morning, students. Today we will discuss about density of unit cell. अब बच्चों हमने ये जान लिया कि जनरली जो यूनिट सेल हमने पढ़ा वन आउट ऑफ दोज वाज एससीसी, फिर हमने बीसीसी के बारे में जाना और एफसीसी पढ़ा। तो इसकी डेंसिटी पढ़ने के पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था बेटा वो था इनकी पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। आपने क्या देखा कि तीनों ही केस में, चाहे एससीसी हो, बीसीसी हो या एफसीसी हो, हर बार पैकिंग एफिशिएंसी इनकी चेंज हो रही थी। एससीसी के लिए आपने देखा 52.4%, बीसीसी के लिए वही चीज़ 68%, एफसीसी के लिए 74%। तो बेटा जब बार बार इसकी पैकिंग एफिशिएंसी चेंज हो रही है तो हमारा ध्यान उस ओर भी जाना चाहिए कि इसकी डेंसिटी भी डेफिनेटली चेंज हो रही होगी। तो आज आइए हम यूनिट सेल की डेंसिटी के बारे में बात करेंगे और एक बहुत जनरल सा फॉर्मूला लोअर क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं बेटा एक यूनिट सेल की डेंसिटी के बारे में। तो अगर यूनिट सेल की डेंसिटी को बेटा हम रो से डिनोट करें तो रो इज इक्वल्स टू हियर मास। बेटा किसी भी यूनिट सेल का मास, अगर आप यूनिट सेल के स्ट्रक्चर की बात करें कि आपके पास क्यूबिक यूनिट सेल है तो ये क्यूबिक यूनिट सेल खुद की वजह से नहीं है बल्कि इसकी लैटिस साइड्स की वजह से है। और लैटिस साइड में कौन है? एटम है। यानी यहाँ जो मास होने वाला है वो इस लैटिस साइड के एटम का मास होगा। समझ गए? तो इसका मतलब हमें फॉर्मूले में लिखना चाहिए मास की जगह पे मास ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल और प्रेजेंट इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब वॉल्यूम तो यहाँ पर बेटा आप जानते हो कि क्यूब का वॉल्यूम ही होने वाला है, क्योंकि हमने यूनिट सेल की डेंसिटी के बारे में बात की है और अभी तक हमने अपने सिलेबस में जो डिस्कस किया है वो एक क्यूब को ही डिस्कस किया है। तो आज आइए सबसे पहले मैं यूनिट सेल में जो एटम का मास होगा उसके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो मास ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल ये क्या होगा, पहले इसको काउंट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है बेटा, हमने ये देखा था कि जरूरी नहीं है कि यूनिट सेल में एक ही एटम हो, कई एटम हो सकते हैं, उनके अलग अलग फ्रैक्शन होते हैं, है ना। तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा मास ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड। जेड इज द नंबर ऑफ एटम बेटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सिंगल एटम, मास ऑफ वन एटम। ये बेटा फॉर्मूला बना किसके लिए? मास ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल के लिए। व्हाट इज जेड हियर? जेड इज नंबर ऑफ एटम्स हियर। जैसे अगर एससीसी है तो जेड की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि हर एक कॉर्नर पे एक एटम होते हैं और 1/8 पार्ट शेयर करते हैं। बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि हर एक कॉर्नर पे एटम्स होते हैं और एक एटम सेंटर पे होता है। ये कॉर्नर वाले एटम 1/8 पार्ट ही शेयर करेंगे तो 1 + 1। एफसीसी में क्या होता है? कॉर्नर पे तो एटम होते ही हैं और हाफ एटम कहाँ होता है बेटा? फेस के सेंटर पे। तो ये बेटा 6 फेसेस हो गई, 3 एटम इससे हो गए, तो 3 + 1 4, यानी जेड की वैल्यू एफसीसी के लिए 4 हो गई, ठीक है। तो मास ऑफ एटम इन यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ वन एटम। और वन एटम के मास को, यानी मास ऑफ वन एटम को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? इज इक्वल टू, आराम से समझिएगा कि एक एटम का मास है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस का, किसी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर के बराबर अगर मास हो जाए तो उसमें 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अगर किसी सब्सटेंस का हमारे पास इतना वेट हो जाए कि वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो, फॉर एग्जांपल आपके पास शुगर है और शुगर आपके पास है C12H22O11, ठीक है, H22O11, और ये शुगर आपके पास सपोज दैट एग्जैक्ट 342 ग्राम है। डन। तो 342 ग्राम होने का मतलब ये हो जाएगा कितने पार्टिकल शुगर के आपके पास हैं। तो द सेम थिंग आई एम गोइंग टू राइट हियर, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाय 6.02 × 10⁻23।
कैसे कि अगर हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल वेट होता है ना, मास होता, तो पार्टिकल इतने होते। तो अभी एक एटम का मास क्या होगा, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। ये तो बेटा आपको मास ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल मिल गए। और वॉल्यूम आप जानते हो कि सभी ये क्यूब फॉर्म में होता है यूनिट सेल, और अगर इसकी साइड बेटा ए है, एज लेंथ ए है, तो ए क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ से ये क्या फॉर्मूला बना, रो इज इक्वल्स टू मास ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल दैट इज जेड इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये 6.02 अवोगाड्रो नंबर को बेटा मैं नीचे लिख लूंगा, तो 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय ए क्यूब। और ए क्यूब क्या है बेटा, यहाँ वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, या ऐसे बोल दो कि ए लेंथ है, एज लेंथ है, और ए का क्यूब करने से हमें वॉल्यूम मिल गया। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। अब यहाँ पर बेटा हमने क्या देखा कि जो डेंसिटी है इसकी जो जनरली यूनिट होती है क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को आप बोल सकते हो ग्राम पर सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे डिस्कस करते हैं फिर। ओके फाइन बेटा, तो हमने क्या सीखा अभी तक कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स दैट इज जेड इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज ए क्यूब, और इसकी यूनिट आपको मिली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो ये सारी चीजें बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड पे आ चुकी हैं, वो क्या है कि तो यहाँ बेटा ये जो यूनिट है इट इज जनरली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम जिन यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ते हैं बेटा, जिन यूनिट सेल्स के बारे में हम जानते हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि हमें इनका एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट मिलता है जो एज लेंथ है बेटा ए है, या डायमीटर हमें मिला, कई बार रेडियाई मिला, तो ये या तो पिकोमीटर में होता है या फिर एंगस्ट्रॉम में होता है। मोस्ट प्रोबेबली बेटा ये पिकोमीटर में ही मिलेगा आपको, है ना। और आप सब जानते हो कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर, है ना। तो इतनी छोटी यूनिट बेटा, इसको हमें डेंसिटी में फाइनली कन्वर्ट करना होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो अभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे आपको चेंज कर लेना है कि रो इज इक्वल्स टू जेड इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस बाय 6.02 इंटू 10⁻23 दैट इज अवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10⁻30। ये कैसे आया है 10⁻30 कि मैंने ए को पिकोमीटर से कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, ठीक है, इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। आप जानते हो अगर 10⁻12 मीटर है तो 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो ये क्यूब में है तो 10⁻10 का भी क्यूब होगा, तो दैट इज इक्वल टू 10⁻30। तो ये फाइनल फॉर्मूला आपको मिल गया। इन एनी केस अगर आपको एंगस्ट्रॉम मिलता है तो उस केस में आपको यहाँ 10⁻24 मल्टीप्लाई करना होगा। According to our NCERT book and especially CBSE syllabus बेटा, एग्जाम में जब आप CBSE एग्जाम अपियर कर रहे होगे 2021 में, तो यू विल गेट अ न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस सेक्शन। आपको डेंसिटी से डेफिनेटली न्यूमेरिकल आएगा। इवन 2019 तक जब बेटा ये हमारे सिलेबस में हुआ करता था ये चैप्टर, तो 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल यहाँ से जनरली आया करता था। अभी 2 या 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसमें टोटल 5 टाइप के न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। एक तो बेटा हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट डेंसिटी पूछी जाए, है ना, मे बी कि डायरेक्ट आपको डेंसिटी क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाए। ऐसा भी कई बार हो सकता है कि आपसे एज लेंथ पूछ ले, है ना। एज लेंथ के साथ एक फेवरेट एरिया बेटा इसका क्वेश्चन बनने का रेडियाई भी होता है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। एक अगला जो थर्ड एस्पेक्ट है बेटा यहाँ क्वेश्चन पूछे जाने का, वो है नेचर, जैसे कि आपको z की वैल्यू निकालनी होगी। अब सपोज दैट आपने z की वैल्यू 1 निकाला तो SCC, z की वैल्यू 2 आ गई BCC, z की वैल्यू 4 आ गई दैट इज FCC। तो नेचर आपसे पूछे जा सकते हैं। फोर्थ जो इसका एस्पेक्ट है बेटा क्वेश्चन बनने का, दैट इज अवोगाड्रो नंबर।
तो इस डाउट में मत रहना कि अवोगैड्रो नंबर तो चलो फिक्स है ना, 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है आपको। अवोगैड्रो नंबर आपको क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और मे बी की कैलकुलेशन के बाद एग्जैक्ट ये वैल्यू ना आए, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, तो फॉर बाय कैलकुलेशन यू हैव टू फाइंड दैट। तो ये कुछ बेटा एस्पेक्ट्स हैं इसके जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इनमें से चलिए हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फाइन, जल्दी से इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लीजिए और हम अब इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। Okay, fine students, the first question that I am going to discuss here is an element crystallizes in a FCC lattice with as length of 400 picometer। देखो मैंने आपको बोला था जनरली ये पिकोमीटर यूनिट मिलती है, तो हियर इट इज। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, एक एलिमेंट है बेटा वो क्रिस्टलाइज होता है FCC लैटिस में, है ना, और उसकी जो एज लेंथ है वो 400 पिकोमीटर है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है, कैलकुलेट द डेंसिटी इफ 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन्स 2.5 इंटू 10⁻24 एटम्स। आ जाइए देखते हैं। तो हमारे पास एक एलिमेंट था बेटा, ये क्यूबिक क्रिस्टल में अरेंज हो रहा था, और क्यूबिक क्रिस्टल में इसकी लेटिस साइड्स कहाँ जा रही थी, FCC में, ठीक है, मतलब कॉर्नर्स के साथ जो एटम हैं वो कहाँ जा रहे थे, फेस के सेंटर पे। इज इट ओके, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको पता चलता है कि इसकी जो एज लेंथ है, मतलब ये वाली लेंथ जो है ना, ये है 400 पिकोमीटर। फाइन, ठीक है, और इसकी अब हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए एक क्लू हमें और मिला कि 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन्स 2.5 इंटू 10⁻24 एटम्स। मतलब 200 ग्राम अगर आपके पास इसके हैं तो आपको 2.5 इंटू 10⁻24 एटम्स मिलते हैं। अब यहीं से बेटा हमें फाइंड आउट करना होगा कि इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। चलें करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि FCC में है तो इसमें Z की वैल्यू यू नो वेल, दैट इज 4, ठीक है। आपको एज लेंथ A की वैल्यू यहाँ पर पता है, दैट इज 400। अवोगैड्रो नंबर आप सबको पता है, N0 से अवोगैड्रो नंबर को हम डिनोट करते हैं, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये तीन वैल्यूज आपको पता है। अब आ जाइए यहाँ देख लेते हैं। तो आप एक चीज जानते हो कि अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हों तो उस टाइम पे उसका जो मास होगा वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। यहाँ 200 ग्राम बेटा कब आया है, बिल्कुल ध्यान से समझना। यहाँ वैल्यू 200 ग्राम कब आई है, जब आपके पास 2.5 इंटू 10⁻24 एटम्स हैं। तो अगर आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते, है ना, तो इसका वेट कितना होता। अगर इतने एटम में हमने वेट निकाल लिया तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, है ना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको हम, 200 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻24। देन इसको आप सॉल्व कर लेंगे बेटा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 48.2 ग्राम। फाइन, ये 48.2 ग्राम आपको वैल्यू मिल गई। तो ये 48.2 ग्राम है इस सब्सटेंस के इतने एटम्स में। अगर इतने एटम हो तो इतना वेट होता है, और इतने एटम का वेट यानी अवोगैड्रो नंबर के वेट को आप क्या बोलते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर एटम की बात हो रही है तो ग्राम एटॉमिक मास। डन, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास अल्टीमेटली आपको पता चल गया। तो अब सिंपल जो आपके पास डेंसिटी का फॉर्मूला है क्या, रो इज इक्वल टू जेड, जिसकी वैल्यू है 4 इंटू ग्राम एटॉमिक मास आपको यहाँ मिल गया, दैट इज 48.2 डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू यू नो, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय बेटा क्या है, ए की वैल्यू 400 तो 400 का क्यूब, और 10⁻³ मैंने आपको वैसे ही बोल दिया है, पहले मल्टीप्लाई करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। इसको आप सॉल्व करोगे तो जो रो की वैल्यू है बेटा वो आपको मिलेगी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डन, तो ये इसकी डेंसिटी हो गई। फाइन, जल्दी से इसको सॉल्व करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइन बेटा, लेट्स गो थ्रू विद अनदर क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.35 ग्राम। ये थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला हमने डेंसिटी फाइंड आउट करने का क्वेश्चन किया था,
अभी हम कर रहे हैं एज लेंथ और रेडियाई फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो डेंसिटी इस क्वेश्चन में बेटा ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 11.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड द मेटल क्रिस्टलाइजेस विद एफसीसी यूनिट सेल। तो Z की वैल्यू भी बेटा आपको यहाँ मिल गई, एफसीसी क्रिस्टलाइज होता है ये, तो Z की वैल्यू 4 आ गई बेटा, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज एस्टिमेट रेडियस ऑफ लेड एटम। लेड एटम की रेडियस आपको बताना है और एटॉमिक मास आपको लेड का बेटा गिवन है, दैट इज 207। फाइन, एटॉमिक मास आपको लेड का गिवन है। तो जल्दी से क्वेश्चन दोबारा समझिएगा। द डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी आपको इस क्वेश्चन में 11.35 मिल गई। द वैल्यू ऑफ Z हियर एज क्रिस्टल क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यूनिट सेल, तो Z इज 4 हियर। फाइन, नाउ वी हैव टू एस्टिमेट द रेडियाई। तो कैसे रेडियाई एस्टिमेट करेंगे हम? हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एज लेंथ फाइंड आउट करने की। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू ग्राम मोलिकुलर मास, हियर एटॉमिक मास, तो 4 इंटू एटॉमिक मास इज 207 डिवाइडेड बाय, अब हो गया दो नंबर, दैट इज 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब बेटा थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, कैसे कि हमने जब हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करना हुआ सेंटीमीटर में, ठीक है, तो सेंटीमीटर में फाइंड आउट करने के लिए हमने 10 रेज टू पावर 30 को इसमें साथ साथ मल्टीप्लाई कर लिया था ए क्यूब के, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करता हूं। तो मैं एक काम करूंगा, इसको ए क्यूब को मैं यहीं रहने दे, ए क्यूब को मैं यहां लाता हूं और 4 इंटू 207 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 11.35 इंटू 10 रेज टू पावर -30। तो अब मैं जब यहाँ 10 रेज टू पावर -30 डिवाइड करूंगा, ए के साथ मैं इसको इधर नहीं लाऊंगा, तो ये वैल्यू ऑलरेडी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पिकोमीटर में। तो ये वैल्यू भी पिकोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने इसको सॉल्व किया, इसका रूट निकाला, तो जो ए की वैल्यू मिलेगी बेटा दैट इज 495 पिकोमीटर। फाइन, अब मुझे क्या निकालना था? रेडियाई निकालना था। ये तो एफसीसी है और एफसीसी के लिए सर ने हमें कुछ ऐसा बताया था कि इसको हमने ए माना, इसको ए माना, ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज रूट 2a या a रूट 2। तो 4r इज इक्वल टू a रूट 2। तो यहां से r की वैल्यू आपको क्या मिली? r इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2, ठीक है, ये वैल्यू आपको मिली थी। तो इसको आपने सॉल्व किया, a की वैल्यू लिखा 2 रूट 2 से इसको डिवाइड किया, तो r की वैल्यू आ गई 175.6 पिकोमीटर अप्रॉक्स। डन। तो ऐसे आप इनके क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।